एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर। मंजिल को भी अब तो तलाश है। हो तुम आसमान समेटे, क्यों उड़ान तेरी निराश है, निराश है। शौर्य की हुंकार संग सरलता का गान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर। ओम शांति। तेरे कदमों की मंजिल को भी अब तो तलाश है। तेरे कदमों की मंजिल को भी अब तो तलाश है। एक उफान भर, तो पार कर ले मुश्किलों का समंदर। मंजिल हमें ढूंढ रही है, संपूर्णता हमारी तलाश में है। हम कहाँ छिप गए? बाकी बहुत लोग हैं, पर संपूर्णता उनको नहीं खोज रही, हमें खोज रही है। तेरे कदमों की मंजिल को भी अब तो तलाश है। संपूर्णता लक्ष्य नहीं, वरन तुम्हारी नियति है। तुम ही संपूर्ण बनोगे, चाहो या ना चाहो। सुबह की साकार मुरली, तुम चाहो या ना चाहो मैं ले जाऊंगा। सुबह की साकार मुरली, तुम चाहो या ना चाहो मैं तो ले जाऊंगा। विलिंगली अनविलिंगली, विटिंगली अनविटिंगली, मंजिल हमें ढूंढ रही है। मंजिल को हमारी तलाश है, और हम कहाँ खो गए। रात को जागो, क्या कहा सुबह की साकार मुरली? रात को जागो। कौन सी रात? दोनों ही रात। लक्ष्य का स्मरण व्यक्ति को जगाता है, लक्ष्य की विस्मृति व्यक्ति को सुलाता है। अगर भूल जाए कि कौन हूं,
क्या करना है तो क्या होता है? निद्रा। एक बच्चा सो रहा है और उसके पापा उसे उठा रहे हैं और वो देख रहे हैं आज ये थोड़ा ज्यादा ही सो रहा है। डैडी अपने बच्चे से कहते हैं उठो, तुम्हें स्कूल जाना है। वो और ही रजाई लेके सोता है, कहता है नहीं आज नहीं जाऊंगा, आज मुझे नहीं जाना है। पापा कहते हैं नहीं तुम्हें जाना होगा, उठो। वो कहते हैं पापा कहते 3 कारण बताओ जिसके कारण तुम नहीं जाना चाहते। बच्चा कहता है पहला कारण मुझे स्कूल अच्छी नहीं लगती, दूसरा कारण बहुत बोरिंग है, और तीसरा कारण बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। पापा कहते हैं अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्यों जाना है। 3 कारण। पहला तो ये तुम्हारी ड्यूटी है, दूसरा तुम्हारी उम्र 55 साल है, और तीसरा तुम वहां के प्रिंसिपल हो, इसलिए तुम्हें जाना है। कर्तव्य की स्मृति। कर्तव्य की स्मृति। इसलिए लक्ष्य क्या है तो केवल ये न कहना संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, फरिश्ता बनना है, देवता बनना है। ये सब तो ठीक है, परंतु आज क्या करना है, आज का लक्ष्य क्या है? एक है गोल, एम ऑब्जेक्ट, पर यहां तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? छोटे छोटे टारगेट। आज जो करना है वो है टारगेट, आज ये करना है। छोटे छोटे ये टारगेट, ये डेडलाइन पूरी करते जाएंगे तो एक दिन वो लक्ष्य अपने आप आ जाएगा, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसलिए जागो, आज क्या करना है, आज का टारगेट क्या है, कैसे उसे पूरा करें। जब विवेक घायल हो जाता है तो अंधेरा सा छा जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है क्या करना है या नहीं करना है। विवेक को जागृत रखना, और उसके लिए चाहिए ज्ञान, चिंतन, मनन, पढ़ाई। विवेक जो खो गया है, जो सो गया है, जिसका खून हो गया, उसे पुनर्जन्म देना, पुनर्जीवित करना, ये लक्ष्य है। दुर्योधन बार बार कहता है कि मुझे पता है, क्या पता है? धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे पता है। सही क्या है, गलत क्या है, मुझे पता है। नीति क्या है, अनीति क्या है, परंतु क्या सामर्थ्य नहीं है, क्या करूं? संपूर्ण ज्ञान का पता है, परंतु उस पर चलने का साहस नहीं है। सारा ज्ञान पता है, इस प्राणी की यात्रा की ढेर सारी बातें पता है, परंतु हमारे पास क्या है? उल्हाने, बहाने नहीं, बहाने कोई उल्हाने, पुरुषार्थ का तूफान तुम। जिसको करना है वो करेगा, कोई प्रश्न नहीं, कोई बहाने नहीं, कोई उल्हाने नहीं, कोई कंप्लेंट्स नहीं। ये होता है, वो होता है, ये खाऊं कि वो खाऊं, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, यहाँ सूरज है, यहाँ सूरज नहीं है, ऐसा है, वैसा है, कोई बहाने नहीं, बस करना है।
क्योंकि दुख का अनुभव किया है। ये दुख है। बौद्ध धर्म में बुद्ध को जो साक्षात्कार हुआ, जो सत्य को उसने पाया, वो क्या था? ये दुख है। दुख का कारण है। दुख से विमुक्ति का मार्ग है, और ये मार्ग है 4 अटल सत्य, द 4 नोबल ट्रुथ्स। जब तक हमें ये नहीं पता चलता ये दुख है, तब तक हम उसे नहीं छोड़ते। दिखाया है श्री कृष्ण आए शांति दूत, शांति वार्ता लेकर, शांति संदेश लेकर समझाने का प्रयत्न किया दुर्योधन को। फिर भी दुर्योधन माना क्या? नहीं। और फिर भी कहा कि पांडवों की तरफ से मुझे क्या दे दो? केवल 5 ग्राम। पर दुर्योधन ने क्या कहा? सुई की नोक इतनी भूमि भी नहीं दूंगा। और उसके बाद क्या किया उसने? बंदी बनाने की कोशिश की। किसको? कृष्ण को। और फिर दिखाया है भगवान अपना विकराल विराट रूप प्रदर्शित करते हैं, पर सब नहीं देख पाते। 2 ही लोग देख पाते हैं। जब विवेक नष्ट हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तब व्यक्ति ये नहीं निर्णय कर सकता सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है। इसलिए बाबा ने कहा है आज रात को जागो। जागो। कौन सी रात? गीता में श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। जिसे सब लोग दिन समझते हैं, वह आत्म संयमी के लिए अज्ञानता की रात्रि है। या निशा सर्वभूतानां, सारे संसार जिसे रात समझता है, तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तथा जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्मविश्लेषी मुनियों के लिए दिन है। सारा संसार अज्ञान में सोया है। जिसे संसार दिन कहता है, वो योगी के लिए रात है। और जो संसार रात समझता है, उसमें योगी जागता रहता है। छोटा सा वाक्य है सुबह की मुरली में, रात को जागो। क्या करो? रात को जागो। रात सोने के लिए नहीं है। किस लिए है? जागने के लिए। बहुत तमो प्रधान बन गए हो। कितने तमो प्रधान बन गए हो? बहुत ज्यादा। सारा दिन गंगा में बैठे रहो, फिर भी तमो प्रधान ही रहोगे। सुबह की साकार मुरली। तो जागना है। जागना अर्थात लक्ष्य की स्मृति, जागना अर्थात विवेक का जागरण, जागना अर्थात समझना मुझे क्या करना है, कर्तव्य के प्रति होश। ये सारे कार्य है जागरण के। नहीं तो हमारी स्थिति भी दुर्योधन जैसी हो जाएगी। उसे पता सब कुछ है, पर कर नहीं सकता। पता है ये करने से स्वास्थ्य लाभ होगा, परंतु शक्ति नहीं है। पता है ये करो तो शरीर में ऊर्जा भरेगी, परंतु
करना नहीं चाहता मन, बहाने ढूंढता है। इससे पहले कि आज का सत्र चालू करें, ये एक कविता है, बहुत प्रसिद्ध, रोंगटे खड़े कर देने वाली। रश्मि रथी सुना होगा, दिनकर जी की। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता, देखे आगे क्या होता। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में विलीन है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विचार, भुज परिधि बांध को घेरे, मैनाक मेरु पग मेरे, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकार, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रन। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, केशों का जाल अंबर में देख। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सगन, जिह्वा से क्या निकल रहा है? ज्वाला। सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूं, लोचन छा जाता है चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध ना सकता है, वह मुझे कब बांध सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। हित वचन तूने न माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगा भू पर वृही प्रखर। अग्नि बरसेगी, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रैन ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस कृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा पर दाई होगा। थी सभा सुन्न, सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। केवल 2 नर न गाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। यह सबसे प्रसिद्ध
काव्य संग्रह है रश्मिरथी, दुर्योधन की मनोस्थिति, विवेक मर गया, मैत्री की भाषा उसे समझ नहीं आ रही है। ये सब विनाश काले विपरीत बुद्धि जब होती है उसका परिणाम है। भगवान सामने खड़ा है पर पहचान नहीं पा रहा है। भगवान अपना विराट रूप दिखा रहा है परंतु उसे नहीं दिख रहा है। इसलिए जागना है। प्रश्न उत्तर। ओम शांति। आज का प्रश्न है, आपकी भट्ठी शुरू से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी बताते हैं बहुत सारी बातों के लिए ऐसा महसूस होता है कि सब बातें बिल्कुल सही हैं और हमें मालूम थी, बस हम भूल गए थे। और जो भोजन के विषय में आपने बताया, हमने उस पर काम करने की कोशिश की। 3 बार जो हम भोजन खाते थे अब 1 टाइम हो गया है। मॉर्निंग में जूस लेते हैं, लंच में भोजन करना होता है ही नहीं। तो भोजन नहीं करते तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता और 6 बजे के बाद हम कुछ खाते नहीं। अब प्रश्न ये है, भोजन में काम करने के बाद भी योग में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। अमृत वेला पावरफुल नहीं हो रहा है। बहुत कुछ करके देख लिया, अमृत वेला नियम से आँख खुलती है, बैठते हैं, लेकिन पावरफुल हो रहा है ऐसा प्रतीत अनुभव नहीं होता। मार्गदर्शन करें। भोजन का अपना पुरुषार्थ है, अमृत वेले का अपना पुरुषार्थ है, ब्रह्मचर्य का अपना पुरुषार्थ है, मुरली चिंतन का अपना पुरुषार्थ है। केवल ये ना समझ लेना कि एक को साध लिया तो सब सद जाएगा। आज कहा है बाबा ने, अमृत वेला बाप से बात करो। सबसे पहला तो जो चीज करनी है उसके बारे में रॉ मटेरियल इकट्ठा करो, उसके बारे में सारी जानकारी हासिल करो। यज्ञ में किताब है अमृत वेला, उस किताब को फिर से पढ़ना चालू करो। दिन में 3 बार, 4 बार, कई बार, बार बार पढ़ते रहो। उसके फायदे क्या है, उसे न करने के नुकसान क्या है, उसमें बाधाएं कौन कौन सी है। अमृत वेले पर काम करो। भोजन का जो चल रहा है वो चलने दो, परंतु पुरुषार्थ अलग से अमृत वेले के विषय में करना है। क्या बाधा है, क्यों नींद नहीं खुलती? शरीर की हो सकता है, शरीर की कोई बीमारी हो सकता है, शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी है, हो सकता है नींद पूरी नहीं हो रही है, हो सकता है कि रात में लेट सो रहे हैं। जो भी कारण है, पहले कारण को ढूंढो। कार्य कारण का नियम है, कॉज एंड इफेक्ट। अगर इफेक्ट है तो कुछ ना कुछ कॉज तो होगा ही, कार्य कारण है, उस कारण को ढूंढा जाए। भोजन ठीक कर दिया तो अपने आप अमृत वेला ठीक हो जाएगा, यह भ्रांति है, ऐसा नहीं है। भोजन अपना पुरुषार्थ, अमृत वेला अपना पुरुषार्थ। इसके लिए अमृत वेले के विषय में जो कुछ बाबा ने कहा हुआ है वो सारे महावाक्यों को एकत्र करो, संगठन ढूंढो, उनको कहाँ कहाँ है। एक तो किताब में है, उसके अलावा रोज की मुरली में आते हैं थोड़े थोड़े बीच बीच में, उसको भी ढूंढो, चिंतन करो, मनन करो। लोग क्या करते हैं संसार में, हाउ टू राइज अप अर्ली, गूगल में टाइप करो, उसमें आध्यात्मिक लोगों के विषय में नहीं आएगा, संसार के लोगों के विषय में आएगा। वो लोग क्या करते हैं। सब कुछ करने के बाद नहीं होता है तो किसी को कहो, बोलो, वो उठाएंगे कुछ भी, परंतु वो सब कुछ करो जिससे वो किया जा सकता है। रही बात भोजन की, तो भोजन एक यात्रा है और ये एक आइडियल डाइट सर्च करना है कि मेरे लिए क्या आइडियल है, सबसे बेस्ट क्या है, कौन सा लिक्विड, कौन सा फूड मेरे लिए बेस्ट है। सॉलिड बेस्ट है कि लिक्विड बेस्ट है, वीगन बेस्ट है कि वेजिटेरियन खाली ठीक है, रॉ ठीक है या कुक ठीक है, किससे मैं बीमार नहीं पड़ता, सुख मुझे किस में मिलता है, वेयर आई फाइंड 100% सेटिस्फैक्शन। ऐसा एक डाइट ढूंढना है और उसकी खोज तो निरंतर है। और इसीलिए अपना डाइट चेंज करते जाओ, बदलते जाओ, एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है तो सही,
पर फिर उसको चेंज करो, एक एक हफ्ते में, दो दो हफ्ते में, जब तक आइडियल ना हो जाए। एक ऐसा आहार जिसमें हल्कापन हो, एक ऐसा आहार जिससे उत्तेजना हो ना हो, ऐसा आहार जिससे आलस, प्रमाद, निद्रा ना हो, ऐसा आहार जिसमें शरीर में स्फूर्ति का अनुभव होता रहे। इसके लिए आहार एक खोज है, एक अन्वेषण है, अ क्वेस्ट। सर्च करते रहो, ढूंढते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, लेबोरेटरी बना दो जीवन को, और फिर धीरे धीरे हमें कुछ तो ऐसी बातें पता ही चल जाएगी कि ये इतना लेना है, इससे हल्कापन रहता है, और वो जो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ये बोर्ड सोचता होगा ये क्या होता है, कुछ भी समझ नहीं आता है। तो खोज करो। अमृत वेला जो लोग करते हैं और रेगुलर करते हैं, उनके साथ थोड़ा संपर्क साधो, उनको पूछो क्या किया जाए, तो वो बताएंगे कुछ। आप भी बताओ उत्तर। ये बोर्ड के लिए प्राणिक भोजन है ये। ये तो ऐसा प्रश्न है कि आप सब इसका उत्तर दे सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ये भले हम अमृत वेला करें ना करें, पर अगर ये प्रश्न लेके कोई आ गया तो 1 घंटा तक उत्तर तो हम हर ब्राह्मण उसको पकड़ के दे सकते हैं, और सटीक अच्छा उत्तर देंगे, भले हम करें ना करें। अपने अपने स्तर पर सभी अपना अपना चिंतन कर सकते हैं। हर एक अमृत वेला चाहे कोई भी टॉपिक है, सबका पुरुषार्थ अलग अलग हो सकता है, तो इसका चिंतन किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट है, जो यात्रा हम कर रहे हैं, क्या यही यात्रा हम दूसरे के लिए कर सकते हैं? दूसरे के लिए मतलब? जो हम प्राणी की यात्रा कर रहे हैं, सामने वाला नहीं कर रहा है, हाँ। उसके लिए हम कर सकते हैं? ये प्रश्न जो किसी करेगा ने सो 2 साल पाएगा। के बच्चे के लिए कहा है। जो करेगा कि सो पाएगा, उसको अपना, उसका मार्ग तो उसका, हमारा मार्ग अपना। वो तो धीरे बचपन में बच्चों को जो हम खिला खिला के उसकी आदतें बिगाड़ देते। अन्नप्राशन संस्कार है भारतीय संस्कृति में। कितनी मास में करते हैं? 6 महीने में 16 संस्कारों में अन्नप्राशन संस्कार है। इतनी सारी चीजें बनाई जाती है उसके लिए, छोटा सा बच्चा पालने में, उसके लिए वहीं उसकी आदतें बिगाड़नी चालू होती है, वहीं पर नींव डली जाती है। हमारे बिलीफ सिस्टम वहीं क्रिएट किए जाते हैं। बिलीफ सिस्टम के क्रिएटर कौन है? हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स। ये फोटो है, ये रियल फोटो है इनके बहन के बेटे का, इन्हीं के हुए संस्कार। ये भाई का, ये छोटा सा बच्चा, उसके सामने इतना सारा भोजन। ये वैसा ही है जैसे मंदिर में पुजारी भगवान के सामने भोजन रखते, किस लिए? स्वयं के लिए। अब ये इतू सा है, ये क्या करेगा? उसके सामने देखो क्या क्या रखा हुआ है, इतनी सारी चीजें। बच्चे की आड़ में स्वयं के पेट का भोजन। तो नींव तो यहीं से डली गई है रोग की। इसलिए खुद जागो तो अपने आप जागेंगे, खुद ही सोए हैं तो वो सोए ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने जो नहाने के बारे में बताया था, गर्म पानी से नहाना शुरू करो, ठंडे पानी से खत्म, जिससे बॉडी में शॉक लगे। इससे अब ठंड भी नहीं लगती है। तो इसको फॉलो करते 4-5 दिन हो गए हैं। अब कफ बन गई है और आवाज भी थोड़ी बदल गई है। इससे कोई प्रॉब्लम आती है क्या? हर एक की प्रवृत्ति, हर एक का शरीर अपना अपना है। कोई भी चीज नहीं करोगे, विघ्न, समस्याएं, परिस्थिति, मुश्किलें तो आएगी ही। ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं आएगी। अभी सर्दी खांसी होगी तो थोड़ा ठंडा बंद कर दो, कुछ दिनों के लिए वापस गर्म पे आ जाओ, और फिर जब ठीक हो जाओगे तो थोड़ा थोड़ा वापस चालू कर देना प्रयोग। ठंडी हमें कहाँ लगती है? 3 ही जगह पर लगती है, एक हाथ, पैर और चेहरा। चेहरे में भी नाक, ये पूरा जो एक्सपोज एरिया है इसको कवर रखो बस, बाकी और कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए जब पहले इनको एक्सपोज करो ठंड से, ये और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। यहाँ पर हर प्रत्येक कदम कदम पर कॉमन सेंस का प्रयोग करना है बस।
जो उस कहानी में खाया था। गुरुजी गिर गए पर लिस्ट निकाली, गुरुजी ने लिस्ट दी हुई है, बैलगाड़ी से कुछ भी गिरता है तो तुम्हें उठाना है। अब गुरुजी का खुद का ही नाम नहीं है उसमें, तो शिष्य ने गिरने दिया क्योंकि गुरुजी का नाम नहीं, क्यों उठाऊं मैं, क्योंकि पिछली बार डांट पड़ी, गोबर गिरा था तो उसने ऊपर रख दिया, गुरुजी ने कितना डांटा। डिसाइड किस वेदर में क्या चालू करना है, वेदर कैसा है, रहते कहाँ हो, परिस्थितियां कैसी है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि बचपन से उनको ठंडी पानी से ही नहाने की आदत है, आदत ही है। नक्की पर देखा होगा वो जो मंदिर है, वो वहाँ जो महात्मा जी है, सुबह 5 बजे वहां से गुजरो तो वो ठंडी में नक्की में नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, उनको आदत है। हर एक ने अपनी आदतें निर्माण की है, जिसको जैसी आदत है उसको वही अच्छा लगता है। ये बिलीफ सिस्टम है कि इससे मुझे कुछ नहीं होगा, दूसरे को लगता है इससे मुझे कुछ होगा तो उसको होगा ही, कंपलसरी होगा। ये खाने से मुझे पिछली बार वो मेमोरी है उसकी, भिंडी खाई थी तो मुझे ऐसा हुआ था, जीवन भर नहीं खाता क्योंकि उससे मुझे वो हुआ था। केला खाया था ना, मुझे सर्दी हो गई थी, अभी नहीं खाऊंगा, उससे मुझे एलर्जी है। बस ये एक बिलीफ सिस्टम बन गया, अब इसको कभी नहीं छोड़ते। ये मेरे लिए तो है ही नहीं, हमने ट्राई करके देख लिया ये, पर ये सूट नहीं हुआ हमको, हमने तो छोड़ दिया। ये हमारे लिए नहीं है, जिसको करना है करे। ऐसे कंक्लूजन्स, इसको कहा जाता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। ऐसे कम से कम 15-20 कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है। इस पर पूरी एक क्लास थी एक बार, फिर भी 3-4 बातें उसकी जो थी वो बता रहे क्या क्या होता है उसमें। एक होता है शुड्स एंड शुड नॉट्स, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये विचार जो है, विचारों में होने वाली विकृतियां कि जिससे व्यक्ति परेशान रहता है। दूसरा होता है ओवर जनरलाइजेशन, कोई एक दिन लेट आया उसको कहना तुम तो हमेशा ही लेट आते हो। यहां पर देख लिया मधुबन में आके, अच्छा यहाँ ये होता है, अरे मधुबन देख लिया वहां वैसा ही होता है, हम तो नहीं जाएंगे। और जनरलाइज कर दिया स्टेटमेंट को। फिर है मेंटल फिल्टरिंग, जो भी पॉजिटिव होगा उसमें से पॉजिटिव निकाल के निगेटिव ढूंढ कर, ये कला है मक्खन निकालने की। हाँ, उसको निगेटिव निकाल कर उसकी चर्चा करना। 100%, 99% पॉजिटिव है, 1% निगेटिव है, उस निगेटिव को, इसको कहते हैं मेंटल फिल्टरिंग। फिर है इमोशनल रीजनिंग, फिर है कैटास्ट्रोफाइजिंग। कैटास्ट्रोफाइजिंग अर्थात राई का पर्वत बना देना। छोटी सी बात है परंतु उसको इतना बड़ा कर देना, इतना बड़ा। चोट लगी और खून निकला, अरे बाप रे इतना खून निकला, आधा तो पहले ही बह गया, अभी वापस ब्लड टेस्ट कर रहे हो। आधा तो खून तभी निकल गया जब चोट लगी। हाँ दिखना चाहिए ना, कोई हम भी कोई कम थोड़ी है। कैटास्ट्रोफाइजिंग, लेबलिंग, दूसरों को लेबल लगा देना, ये ऐसा है। 10 साल पहले उसको लेबल लगा दिया, ये व्यक्ति ठीक नहीं है। अब 10 साल के बाद मिला, बस अभी तक लेबल लगा हुआ है, वो वैसा ही है। वो पूरी दुनिया बदल गई, वो बदल गया, सब बदल गया, पर हमने उसके ऊपर माथे पर लेबल लगा दिया कि वो झूठा है, वो धोखेबाज है। फिर रहता है ऑल एंड नन थिंकिंग। ऐसा कोई नहीं होता है फुल पॉजिटिव या फुल नेगेटिव, हमेशा ग्रे जोन होता है बीच में। हमने लेबल लगा दिया, लेबल भी लगा दिया ऑल एंड नन थिंकिंग। ये खराब ही है, ये जगह ही खराब है, ये जगह बहुत ही अच्छी है, लेबल लगा दिया ऑल और नो। हाँ, तो ये सर्टिफिकेट दे दिया हमने, जबकि चीजें बदल रही है। चीजें हर व्यक्ति में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, दोनों चीजें हैं, हम लेबल नहीं लगा सकते। फिर पर्सनलाइजेशन, हर जो भी कुछ होता है ना उसको पर्सनल ले लेना। क्लास में बातें कह रहे तो कहते भाई जी मैं बैठा था ना इसलिए आपने कही है, अरे तुम कौन हो हमें पता ही नहीं तुम कहां से हो उसको लगता है जानबूझकर बहन जी ने मुझ पर टॉन्ट कसा है मुरली क्लास में। कुमार सोचते ऐसा, अच्छा मुझे जानबूझ के कहा जा रहा है, नहीं तो इस पॉइंट पर इतना देर रुकने की क्या जरूरत थी आगे बढ़ा जा सकता था। उनको पता है मेरा इसी से कुछ चल रहा है, वही रुक गए। फिर मैग्निफिकेशन, मिनिमाइजेशन, किसी को इतना मैग्नीफाई कर देना, एक गुण क्या है उसमें, इतनी उसकी तारीफ, इतनी उसकी तारीफ, वो ऐसा है वो वैसा है, दीवाने हो जाना उसके पीछे, पागल। या किसी के पीछे मिनिमाइजेशन, उसका एक भी गुण नहीं दिखता है उनको,
अवगुण ही अवगुण। फिर जंपिंग टू कंक्लूजन्स, तुरंत निष्कर्ष निकालना। क्या करना? तुरंत निष्कर्ष निकालना। कुछ हो गया, तुरंत कंक्लूजन पर पहुंच देना, हाँ ऐसा है, ऐसा ही होगा, मुझे पता था, पहले से ही पता था, मैंने तो पहले ही कहा था, तभी से बोल रहा था उसके पास मत जाओ, पर तुम सुने नहीं तुमने। ये सब मत करो, ये सब फालतू है। अब पता चला ना, मैं राइट था, मैं राइट हूं। ये ऐसे बहुत है। डिस्क्वालीफाइंग द पॉजिटिव, शुड स्टेटमेंट करना, मिसलेबलिंग करना, पर्सनलाइजेशन, ये सब को कहा जाता है साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। कॉग्निशन अर्थात थिंकिंग, विचार, विचार में आने वाली विकृतियां। बिलीफ सिस्टम्स भी ऐसा ही है। यह दवाई से मुझे वो होता है, अगर तुम मानते हो उस दवाई से तुम्हें साइड इफेक्ट होता है तो होगा। जो गूगल से ज्यादा पढ़कर आते हैं उनको सबसे ज्यादा मुश्किल होता है ठीक करना। जो सब कुछ पढ़ के आते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है ठीक होना। वो हर दवाई का साइड इफेक्ट ढूंढ के लाते हैं। कुछ भी दवाई दो तो दूसरे दिन आते हैं गूगल लेकर कि इसके ये 10 साइड इफेक्ट्स है। तो हम कहते हैं आपको हो रहा है? बोलते हैं ये ऊपर के 4 तो मुझे हो रहे हैं और इसी से हो रहे हैं, 1 करो पहले। बेचारे गांव के लोग आते हैं, ग्रासीय लोग आते हैं, कोई प्रश्न नहीं होता है, आते हैं ठीक होके चले भी जाते हैं, विश्वास है उनको, बाहर बैठे रहते हैं, उनका मरीज अंदर सीरियस है, पूछते भी नहीं कैसे है, खुद ही जाके हमको बताना पड़ता है, इधर आओ, कुछ पूछना है क्या? कहीं कुछ पूछना नहीं है, उसको खुद ही बताओ आज इंप्रूवमेंट है, कहते ठीक है। ऐसे ऐसे सीरियस पेशेंट्स आए हैं। स्नेक बाइट, कोबरा बाइट, यहां का बाइट, स्नेक बाइट जितना चेहरे के समीप बाइट है उतना डेंजरस, क्योंकि ब्रेन नजदीक है, वो पॉइजन सीधा जाता है, जितना दूर उतना ठीक। ये यहां वाले स्नेक बाइट वो भी बच जाते हैं, पूरा न्यूरो पैरालिसिस के साथ आते हैं, आंख नीचे ऐसी हो जाती है, इसको कहते हैं न्यूरो पैरालिसिस। स्नेक की वजह से अलग अलग होता है। एक स्नेक बाइट होता है यहाँ जो खाली मसल को अफेक्ट करता है, लोकल, एक होता है ब्लड को अफेक्ट करता है, हिमेटोटॉक्सिक, एक होता है सीधा ब्रेन पर असर करने वाला, वाइपर, कोबरा, सीधा यहाँ जाते हैं और पेशेंट बेहोश हो जाता है उसमें। ऐसे ऐसे पेशेंट्स गांव के लोग ज्यादा आते हैं, ये ठीक होते हैं, उनको पूरा विश्वास है ठीक हो जाएंगे और वो ठीक भी होते हैं। बाकी ज्यादा पढ़े लिखे नॉन पॉइजनस स्नेक इतना सा उसने ऐसा टच भी किया कि नहीं पता नहीं, ऐसे शायद गया होगा, बस अभी तक इधर सब कुछ हो रहा है, सब सारे सिम्टम्स प्रकट हो रहे हैं। इतना डरे हुए हैं कि उनको सब होता है। तो ये सब बिलीफ सिस्टम से जो हम मानते हैं वो होता है। आवर बिलीव्स क्रिएट अस। इसलिए ये पूरी भट्टी जो है, एक दूसरा जो चैप्टर था वो हमने लिया था मान्यताओं पर। मान्यताएं एक कड़ा बंधन, 6वां एपिसोड 18 नवंबर को। ये सारी मान्यताएं हमने बना रखी है, मुझे इसकी आवश्यकता है, मुझे उसकी आवश्यकता है। हर चीज को लेवल 4 के साथ कनेक्ट करो। लेवल 4 अर्थात वो व्यक्ति प्रेदारियन कि जिन्हें ना खाने की आवश्यकता है ना पीने की आवश्यकता है, फिर भी उनका शरीर चल रहा है। प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल आदेश दो। प्रेदारियन किताबों में लिखा है प्रकृति को आदेश देते, प्राण ऊर्जा को, हे प्राण ऊर्जा, मेरे शरीर को जो प्रोटीन चाहिए, जो विटामिन चाहिए, जो मिनरल चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, फाइटो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मैक्रो में जो कुछ चाहिए, मुझे सब कुछ प्राण से प्राप्त हो रहा है। प्राण ऊर्जा ही मेरा भोजन है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मेरा शरीर स्वस्थ है, ऊर्जावान है, शक्तिशाली है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ चाहिए इस हवा से ही मुझे प्राप्त हो रहा है, कॉस्मिक रेडिएशन से, कॉस्मिक एनर्जी से, कॉस्मिक लाइट से, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स से, परमात्मा से ही मुझे प्राप्त हो रहा है। मुझ आत्मा से ही संपूर्ण शरीर में ऊर्जा जा रही है। इस भाव को यदि दृढ़ कर दिया जाए तो अपने आप वो मैनिफेस्ट होने लगेगा। जो भी हम मानने लगेंगे वो होने लगता है। लोग कांच खाते फिर भी जिंदा रहते, कैसे करते हैं? ये तो आश्चर्य है। वो तो पूरा अंदर से फट जाएगा, फिर भी ब्लेड के टुकड़े खाते, आश्चर्य। जो ये मानता है कि मुझे कुछ नहीं होता, खाना नहीं, आज जाके ब्लेड। ये बता रहा हूं, ये बिलीफ सिस्टम्स है। स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट है, इवन द वेनम ऑफ द स्नेक विल बिकम पावरलेस इफ यू कैन फर्मली डिनाई इट। स्वामी जी कहते हैं कि अगर सांप ने काटा
परंतु यदि तुम ये अस्वीकार कर लो कि मुझे कुछ होगा, कुछ नहीं हो सकता मुझे, द वेनम ऑफ द स्नेक वुड बी पावरलेस इफ यू कैन फर्मली डिनाई इट। पर इतनी ज्यादा इच्छा शक्ति चाहिए कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे साथ स्वयं भगवान है। ये भी एक बिलीफ ही है, बिलीफ सिस्टम है। इसको क्रिएट करना है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं संपूर्ण बनना नहीं, मैं हूं। अपने आप मुझ में वो सब शक्तियां प्रकट होने लगेगी, सब कुछ अपने आप प्रकट होने लगेगा। तो ये सारा बिलीफ सिस्टम का खेल है। तो सेम इधर भी, तो अपना काम तो अपने को ही करना है, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। हाँ, एक दूसरा होता है हीलर। जब व्यक्ति बहुत पावरफुल हो जाता है तो फिर अपनी शक्ति दूसरों को दे सकता है। जैसे प्राणिक हीलर जो होते हैं ना, डॉक्टर्स, चाइना में जो डॉक्टर होता है एक दिन में 2 ही पेशेंट देखता है, क्योंकि पेशेंट जो आते हैं नेगेटिव एनर्जी के साथ आते हैं, और जो हीलर होता है हील करते करते अपनी ऊर्जा उनको दे देता है। इसलिए हीलिंग सेशंस के बाद में हीलर की एनर्जी कम हो जाती है, या फिर वो जो दूसरा रोगी है वो अपना प्रभाव उस पर डाल सकता है। इसलिए वो ये करते, स्वाइपिंग करते पूरा अपना। ये जो हीलर होता है वो जो नेगेटिव एनर्जी को ये निकाल के बाहर करते हैं। रेकी में ये सब चीजें बताई जाती है, तो ये भी सत्य है। परंतु हम अगर विश्वास रखें कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ऊर्जावान हूं, शक्तिशाली हूं, तेजस्वी हूं, ओजस्वी हूं, तो कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट। तो यहाँ तो एक को हीलिंग करने की बात नहीं है, तो पूरे विश्व को हील करने की, पूरे विश्व को हील करना है। यहाँ बात चल रही है। ये तो केवल एक के लिए सोच रहे हैं। बहुत बड़ा काम है, हमारा काम तो बहुत ही बड़ा है। तो इतना सारा बड़ा काम हमको अगर करना है तो कितना हमको अपने अंदर प्राण ऊर्जा भरनी होगी। नेक्स्ट है प्राणिक पुरुषार्थ की डेली रूटीन आ गई है, प्रत्यक्ष फल भी मिल रहा है, लेकिन इस यात्रा में जब कुछ नया अपनाने का विचार आता है तो अज्ञात सा भय लगता है। अज्ञात भय लगना ही चाहिए, इसलिए कहा दिस इज टेरा इनकॉग्निटो। अज्ञात क्षेत्र है, अज्ञात में छलांग ही साहस है। किसी को कुछ पता नहीं, अब तक जो कुछ लिखा है वो दूसरों के अनुभव है, हमें कुछ पता नहीं। अगर हम जूस पे रहते हैं तो क्या होता है, कुछ पता नहीं। अगर हम लिक्विड्स पे जाते हैं, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं, जो लिखा है वो पास्ट के लोगों ने लिखा है। मेरा अपना अनुभव कहाँ है? मैं तो आज अनुभव करके देखूंगा विदाउट चीविंग क्या होता है। आज मुझे अनुभव करके देखना है शाम तक क्या होता है। ये पूरा दिन एक अज्ञात क्षेत्र है, तेरा इनकॉग्निटो, जंप करो उसमें। यहां हर व्यक्ति अपने अनुभव से ही सीखेगा। जो कुछ लिखा गया है भूल जाओ सब। आज का अपडेटेड वर्जन क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, गो अहेड, डरना नहीं बस। तो इनका रास्ता, इनकी यात्रा जो बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है, घबराना नहीं है, ये होगा। समाज, परिवार, ब्राह्मण परिवार सेंटर पर लोग असामाजिक दृष्टि से देखने लग जाएं तो ऐसी अनिश्चितता के विचारों को कैसे हैंडल करें? अनिश्चितता का ही मार्ग है ये, लिव डेंजरसली। जो कोई नहीं कर पाया वो तुमको करके दिखाना है, तो ही कुछ होगा। जो सब करते हैं वो हम भी करें, इसमें क्या, सब कर सकते हैं। कल बाबा ने कहा ना, तुम पहले करो फिर दूसरों के लिए सिंपल बन जाएगा। पहले तुम सैंपल बनो, सिंपल बन जाएगा, दूसरों के लिए सहज। और गलत कोई भी नहीं है, वो भी सही है, वो अपनी जगह पर सही है, हम अपनी जगह पर सही है। इसलिए हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। जो जो कर रहा है सही कर रहा है, करते रहो। हमें ये करना है, कांटे रोंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो, मैं गोताखोर मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। वो तुम्हारा काम है, तुम वहां खुश, हम यहां भंवर में खुश। पट पर तो सब चलते हैं, चलना पड़ता है, पर मेरे पग नया चरण सिखाते। मुझे नए चरण, मुझे नए जगह पर जाना है। वो माउंट आबू में जो गए, वो चौक है ना, वहां पे कुछ लिखा हुआ है, 2 paths diverged in the wood, but I took the path less traveled and that has made the difference। 2 मार्ग थे, मैंने वो चुना जिसमें बहुत कम लोग जाते हैं, बस वही अंतर है। जहाँ भीड़ कम है, जहाँ भीड़ कम है। तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग में तो बहुत ज्यादा भीड़ कम है, पुरुषार्थ के मार्ग में बहुत भीड़ है। तीव्र पुरुषार्थ, प्राणिक पुरुषार्थ के मार्ग में तो एक खाद कोई निकलता है, वो भी डर डर के। वो भी देखता है जो 3 लोग साथ थे वो चले गए, सोचता है मैं भी चला जाऊंगा, छोड़ो, इसमें कुछ दिख तो नहीं रहा है, कुछ मिल तो कुछ नहीं रहा है, हो तो कुछ नहीं रहा है। ये प्रलोभन तो बहुत दिए थे, यहाँ तो बाल और ही सफेद हो रहे हैं और चेहरा तो और काला पड़ रहा है,
और कहा था कि बहुत ऊर्जा आएगी। ऊर्जा तो कहाँ, यहाँ तो थकान ही थकान रहती है, दिन रात चक्कर आते हैं, सो जाऊं ऐसा लगता है। अमृत वेला ठीक होगा, ये तो कहते थे 2 बजे उठेंगे, हम तो सीधा पहले तो ठीक उठते थे, अभी तो जब से ये चालू किया और ही गड़बड़ हो गया। अभी तो हॉस्पिटल में पड़े हुए, बीमारी लग गई पीछे। हटाओ, ये कौन सा प्राणी कहाँ से लाया पता नहीं, मनमत। महान आत्मा अपना रास्ता खुद तलाश करती है, ऐसा कहा जाता है। अपना रास्ता खुद और अपना मार्ग खुद प्रशस्त करो। कल रात को भी कहा था, माउंटेन गाइड। एक व्यक्ति जाके आया, खाली वो बता रहा है, इसका मतलब नहीं कि वो महान है। अपना रास्ता खुद ढूंढो, खुद जाओ। और हो सकता है हम जब गए थे हमको वो कुछ भी नहीं मिला जो तुमको मिलेगा, क्योंकि तुम किसी और रास्ते से जा रहे हो। थोड़ा सा तो डिफरेंस है ना, रास्ता पहाड़ पर जाना है, उत्तरज में जाना है, शेरगांव में जाना है। हम एक रास्ते से गए थे, हमने कहा वहां वो मिलेगा, पर हम जब जाने लगे तो कुछ और ही मिला। हाँ, हमने कहा था भालू वगैरह मिलेगा, तुमको तो कुछ और ही मिल रहा है, चीता मिल गया। नेक्स्ट। भट्टी कर रहा हूं तब से बहुत मेंटल डिसऑर्डर चल रहा है। पहला कौन सा मेंटल डिसऑर्डर? उस दिन भी कहा 4 फेज से जाएंगे, फिजिकल डिटॉक्स, मेंटल इमोशनल डिटॉक्स, मेंटल डिटॉक्स और स्पिरिचुअल डिटॉक्स। ये डिटॉक्स मतलब क्या? मेंटल मतलब पुराने संस्कार उभर कर आएंगे। फिर इमोशनल डिटॉक्स अर्थात बहुत अनिश्चितता आएगी, भय आएगा, विचार इंटरफियर करेंगे, अरे तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए क्या, ये छोड़ो इसको। ये सब है मेंटल डिटॉक्स। तो ये सब होगा। आगे क्या, कौन सा डिटॉक्स, कौन सा डिसऑर्डर? मेंटल डिसऑर्डर में सारे आ गए हैं। हाँ, नेक्स्ट आने दो उनको, साक्षी होकर देखते रहो, उनसे भी सीखोगे। मेरा सवाल इनडायरेक्ट वे माई प्राणिक लिविंग से ही है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही। सवाल है, आप मंथन के सब्जेक्ट को स्टोरी से रिलेट करने के लिए कौन सी कॉमिक बुक, स्टोरी बुक का प्रयोग करते हो? कोई भी बुक ले लो, स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है। कई सारी स्टोरीज ऐसी है कि जो है ही नहीं, वो खुद ही बनाई है। और कई सारी स्टोरीज जो है, स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टोरी को ज्ञान से कैसे जोड़ना ये महत्वपूर्ण है। उसके लिए चिंतन की आवश्यकता है। जीसस क्राइस्ट कहता है, आई टॉक टू यू इन पैराबल्स, मैं तुमको स्टोरी के माध्यम से सारा ज्ञान सुनाता हूँ। रामकृष्ण परमहंस को देखो, जितने भी संत महापुरुष योगी संत जो भी हुए, सब ने स्टोरीज का आधार लिया है। इसके लिए स्टोरी जो है एक टूल है, स्टोरी भी टूल है प्राणिक लिविंग में। और जैसे उस दिन भी कहा था, अपने जीवन को स्टोरी की तरह देखना। फिर पहले स्थूल स्टोरी और छोटी छोटी स्टोरीज, छोटी सी स्टोरी ले लो, कोई भी एक छोटी स्टोरी, और उसको फिर ज्ञान के साथ जोड़ो। वो कौन सी है? हम्टी डम्टी। हम्टी डम्टी की स्टोरी है ना, बचपन में पढ़ाई जाती है। दे हैड टू फॉल, नॉट ऑल द किंग, कितना भी आ जाए वो उसको ठीक नहीं कर सकते। कैन मेक द डम्टी होल अगेन। हम्टी डम्टी हैड टू फॉल, अभी सेट ऑन द वॉल। ये जो स्टोरी है, ये कविता है। अब ऑस्ट्रेलिया के ब्रदर चार्ली है, उन्होंने ये स्टोरी का कहां प्रयोग किया? सृष्टि के पतन के लिए। हम्टी डम्टी सैट ऑन वॉल, हम्टी डम्टी हैड द फॉल, नॉट ऑल द किंग एंड किंग्स हॉर्सेस कैन मेक द हम्टी होल अगेन। अब सृष्टि ऐसे गिर गई कि कोई उसे ठीक नहीं कर पा रहा है, तो भगवान को ही आना पड़ा। अब कहां ये स्टोरी, कहां ये पोएम, और कहां सृष्टि और सब भगवान का ज्ञान? ऐसे जोड़ना है। इसको कहते हैं छोटी छोटी स्टोरी। जैसे आज की मुरली ले लो, कहीं का भी कोई भी एक महावाक्य उठा लो और उसको जोड़ो, और उसको स्टोरी के साथ जोड़ो। तो 2 विधियां, एक तो स्टोरी पढ़ो छोटी सी, और इसलिए हमें बच्चों की स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है। छोटी छोटी बच्चों की स्टोरीज होती है ना, एलिस इन वंडरलैंड, ये सब में ज्ञान ढूंढना। तो इसमें चिंतन चलता है। लोग कहते हैं चिंतन कैसे करें, चिंतन कैसे करें, चिंतन कैसे करें। ये एक विधि है चिंतन की। छोटी कोई भी स्टोरी ले लो, ऐप्स है बहुत सारे, 1000 हिंदी स्टोरीज, ढेर सारी स्टोरी। तेनाली रामा की स्टोरी, ये स्टोरी, वो स्टोरी। स्टोरी महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण क्या है? उसको ज्ञान के साथ कैसे जोड़ना। उसको ज्ञान के साथ जोड़ो और ये एक अभ्यास हो जाए। फिर क्या होगा, धीरे धीरे हमें डायरी लिखने की भी आदत है, तो हम धीरे धीरे डायरी में अपने जीवन की कहानियां स्टोरी के रूप में लिखेंगे।
अपने जीवन की कहानियां कैसे लिखेंगे? स्टोरी के रूप में। तो अपने प्रति साक्षी भाव प्रकट होगा। विवेकानंद के जितने लेटर्स है उसमें कंप्लीट साक्षी भाव है। एक जितने उन्होंने खत लिखे, इतने खत लिखे हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा को आदत थी खत लिखने की, वैसे वो सब कुछ अपना वहां जो कुछ हो रहा है, क्योंकि वो अकेले गए वहां और उनके सारे गुरु भाई इधर थे भारत में, वो 11 लोग, उनको वो खत लिख रहे, एक एक चीज बताते, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरा ऐसा सत्कार किया। साक्षी भाव है उसमें लिखते समय। वो यहां तक ये भी लिखते हैं जितना सम्मान और सत्कार मेरा हो रहा है, अगर किसी और का होता तो शायद पागल हो जाता वो। इतना लिखने के लिए कितना साक्षी चाहिए व्यक्ति। इसलिए अपने विषय में भी साक्षी होकर लिखना। तो स्टोरीज से चालू करेंगे। कौन सी स्टोरी? KG1, KG2, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, उनको ज्ञान के साथ जोड़ना। कुछ भी ले लो और उसको सोचो, इसमें अगर मुझे ये स्टोरी पर पूरी क्लास करानी है तो कैसे होगी? पूरा ज्ञान एक एक लाइन के साथ ज्ञान जोड़ो, एक एक स्टोरी के साथ सोचो, ये कौवा, ये मुर्गी, ये बिल्ली, ये कौन है, ये क्या है। कहीं पर भी कुछ भी जोड़ दो। एक ही स्टोरीज को 10 अलग अलग बातों और 10 अलग अलग चिंतन किया जा सकता है। जैसे ये हमारा एक ही गीत चल रहा है पिछले 12 दिनों से। एक ही गीत, लिखने वाले भी नहीं सोचा होगा इस पर ऐसा हो सकता है। लिखने वाले, गाने वालों ने गा लिया, लिखने वालों ने लिख लिया, पर यहाँ पिछले 12 दिनों से एक ही गीत चल रहा है क्लास की शुरुआत में, और ये 8 दिन है, सिंह की तुम संतान हो। तो एक ही टॉपिक हो और एक टॉपिक के ऊपर अगर 10 क्लास कराने बोलो, वो 10 क्लास अलग अलग हो। नहीं तो हमारे मैटर पूरा रेडी रहता है, पूरा लोगों के पास एक क्लास। एक नेता था, वो जहां भी जाता था एक ही भाषण, उसने 2 भाषण रेडी करके रखे थे और एक इमरजेंसी। जहां भी जाओ वही भाषण चालू, वही। अरे टॉपिक भले एक ही है परंतु भाषण अलग अलग हो, तब चिंतन चलेगा। इसलिए उस दिन भी कहा, पुराना किया हुआ चिंतन सर्च न करना। आज अगर अभी टॉपिक दिया है, कल अगर टॉपिक दिया सहन शक्ति और सहनशीलता में क्या अंतर है, हमारा टेंडेंसी क्या है? तुरंत ढूंढना। पिछली बार हमने कहा किया था, तुरंत सर्च में डालना, छोड़ो उसको। आज नया चिंतन करो, नवचिंतन का दिन है आज। नेक्स्ट। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, 2 साल से ज्ञान में हूँ। नो डिसीज, कोई बीमारी नहीं है। भाई जी, क्या हम इंटेंस ट्रेनिंग के बाद लिक्विड कैलोरीज में हाई कैलोरीज रख सकते हैं? लाइक स्मूदी में 1 टाइम 800 to 1000 कैलोरी कंज्यूम कर सकते हैं? yes. क्योंकि वेट 63 से 55 पर जब भी वेट अगर घट रहा है तो ये समझ लेना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। इसलिए हमने 2 टूल्स दिए हैं, एक तो रोज वेट चेक करो और कैलोरीज को भी चेक करो। लिक्विड विद कैलोरीज, कैलोरीज को बढ़ाओ, और कैलोरीज को तो बहुत अच्छी रीति से बढ़ाई जा सकती है। सूप यूज करो अलग अलग प्रकार के, उसमें थोड़ा पोटैटो डालो, स्वीट पोटैटो डालो, जिसमें चाहे तो थोड़ा ऊपर से ऑलिव ऑयल डालो, घी डालो, जो भी डालना है, पर पहले वेट घटाओ। क्योंकि वेट घट जाना इस मार्ग में, वेट बढ़ाओ, वेट घट जाना इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। और जो पहले से ही पतले दुबले हैं और वो कहते हैं अभी मुझे लेवल 4 ही बनना है आज के आज 10 दिन के अंदर, तो पहले 40 वजन है 20 हो जाएगा। हड्डियों का ढांचा ये नहीं करना है। पहले तो वेट अगर स्टेबल रहा, थोड़ा हायर साइड ही रहा तो अच्छा है, थोड़ा ज्यादा रहा तो बहुत ही अच्छा है। इसीलिए थोड़ा हायर लिक्विड्स पर रहो, परंतु अच्छे खासे थिक लिक्विड्स कर दो ना, उसको स्मूदीज कर दो, सूप कर दो, पर लक्ष्य एक रखो, चबाना नहीं, बस चबाना मना है। दैट्स इट। जो हमारी अंतिम भट्टी होगी 8 से 28 फरवरी तक, वो इसी की भट्टी है फुल, उसकी ये सब तैयारी चल रही है अभी। तो अभी कभी कभी सॉलिड फूड लेना है तो ले लो। क्यों लेना है? दुख क्या है ये जानने के लिए। प्रश्न रॉ लिक्विड का कम है, अब वो डिस्टिंक्शन चला गया है। अब नए न्यू पैराडाइम, एक नए आयाम में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा बाधा रॉ और कुक्ड नहीं थी, क्योंकि रॉ खाने वाले लोग भी बीमार तो कम पड़ते हैं पर चबा तो रहे हैं ना, डाइजेशन तो चालू ही है। वो कभी उस 4 लेवल पर नहीं पहुंच सकते, वो लेवल 2 है। लेवल 3 अर्थात लिक्विड्स,
ये सारे मार्ग आखिर लेवल 3 तक आते हैं। लेवल 3 में पहुंचने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। लिक्विड्स के साथ खेलते रहना है, लिक्विड्स को एंजॉय करते रहना है, लिक्विड्स में ही सेटिस्फैक्शन ढूंढते रहना है। और लिक्विड मतलब पानी नहीं, कुछ डालो उसमें, हनी डाल दो, कुछ डालो, उसको कैलोरीज बढ़ाओ उसकी, ताकि शरीर में प्रवाह रहे, शरीर में ऊर्जा रहे। और कितना क्वांटिटी, कोई लिमिट नहीं। टाइम, आधी रात को 2 बजे उठ के पी लो, कोई लिमिट नहीं है उसकी, कोई टीम। पहले इसमें बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी। भीम की तरह खीर खाते रहो। हाँ, बस रात को उठ के खाते रहो खीर, कुछ भी करते रहो, परंतु खीर, लिक्विड्स। और अगर एकदम थिन लिक्विड्स लेते हो, थिन लिक्विड्स पे अभी नहीं जाना है। जब बहुत समय हम थिक लिक्विड्स पे रहते, फिर धीरे धीरे अपने आप ही प्रयोग करने की इच्छा होती है, धीरे धीरे अपने आप ही लगता है अरे बस वो ले लिया, अभी जरूरत ही नहीं है। अपने आप लिक्विड 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 लिक्विड, और शरीर में एक अजीब सा लाइट बना जाता है, लाइटनेस आ जाती है। क्योंकि हम डाइजेशन से, जीरो तो नहीं करना है डाइजेशन, पर डाइजेशन को कम कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन में ज्यादा जा रहे हैं। तो नींद एकदम कम हो जाएगी, अमृत वेला सब ठीक होने लगेगा, और बहुत सारी चीजों से मुक्ति हो जाएगी। रूखा जो जीवन था ना, अरे क्या है, तुम खाली कच्चा ही खाते रहते हो क्या? और वो कच्चा खाने वाले भी एक तो रीति से अच्छा है, पर वो उसको हमेशा डर रहता है कि अगर पका हुआ खा लिया तो गए, क्योंकि पुराने सारे संस्कार जागृत हो जाते हैं। एक दिन खाया तो 3 दिन लगते हैं बाहर निकलने को, और कई बार 7 दिन, कई बार 1 मास, कई बार 3 मास, क्योंकि पके हुए का प्रभाव बहुत गहरा है। जन्म जन्म के संस्कार है हमारे, एक दिन के नहीं। इसलिए उसको भी रखो, इसको भी रखो, पर चेंज क्या कर दिया, लिक्विड कर दिया। नेक्स्ट। इसी भाई का प्रश्न है कि ये मेडिकल स्टूडेंट है, सवेरे से शाम तक, दिन से रात तक क्लासेस में बिजी रहता है, तो इस सब पुरुषार्थ को मेंटेन कैसे करें? प्लान योर ओन जर्नी, डिवाइस योर ओन जर्नी। अपनी यात्रा खुद डिवाइस करो। कब क्या खाना है, जब जब टाइम मिलता है, कहाँ टाइम मिलता है, कब टाइम मिलता है। मेडिकल की पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है, इंटेंस एजुकेशन होता है, दिन रात पढ़ना पड़ता है, तब कहीं जाके चीज़ें समझ में आती है। और सबसे ज़्यादा पढ़ाई होती है, एक एक चीज़ की कितनी बड़ी बड़ी किताबें होती है। 24 घंटा में से 18 घंटा 20 घंटा पढ़ना होता है, तब कहीं जाके समझता है ये क्या है, फंडामेंटल्स क्या है। और अभी तो एमबीबीएस कर रहे हैं कि एमबीबीएस के पहले? अभी तो अच्छा, तैयारी तो चालू है, अभी तो टाइम है बहुत, अभी तो प्रवेश की है अभी तो बस यही एक्सपेरिमेंट करो कि लिक्विड्स पे रहते हैं तो क्या होता है, और फिर कभी कभी सॉलिड खा के देखो। वंस इन अ वाइल यू शुड एंड ईट अनहेल्दी फूड। बीच बीच में क्या करना है, अनहेल्दी फूड के ना, पिज्जा खा लो बीच में, क्या खा लो, पराठे खा लो बीच में, घी के पराठे, और फिर देखो क्या हुआ, पनीर खा लो एकदम अच्छे से दबा के। वो तो नहीं, दूसरे देखें ये कर क्या रहा है, इतने दिनों से छोड़ा हुआ और अभी क्या कर रहा है। ये ईट अनहेल्दी टू दैट विल कीप यू ऑन द पाथ। इस पथ पे अगर आगे रहना, बढ़ना है और टिकना है, तो बीच बीच में गड़बड़ करते रहना है। किस लिए? दुख क्या है ये जानने के लिए। अभी तक मन जो है ना, पूरे दुख की अनुभूति उसको हुई नहीं है, अभी भी थोड़े थोड़े मार्ग खुले हैं। अगर हो जाए, कोई देख नहीं रहा है। जैसे हम कई बार सेंटरों पर जाते हैं तो बहनें कहती है खा लो, हम किसी को बताएंगे नहीं खा लो तो मन तो ताक में रहता है, कभी भी धोखा दे सकता है मन। इसीलिए माइंड को थोड़ा फ्री कर दिया। इधर क्वांटिटी का कोई बंधन नहीं, टाइम का कोई बंधन नहीं, और कुक्ड अनकुक्ड का भी बंधन नहीं। केवल एक ही क्राइटेरिया है, वो लिक्विड हो। लिक्विड 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 लाइफस्टाइल, लिक्विड जीवन शैली, तरल जीवन शैली। नेक्स्ट। भाई जी प्रश्न ये है, ब्रह्मा भोजन जो मधुबन में मिलता है और सेंटर पर मिलता है, उसको ना खाने से पाप तो नहीं लगेगा? अगर कोई डायबिटीज है और शुगर 500 है, अगर वो कहे कि बाबा ने कहा है ये टोली खाओ, तो बाप उसको क्या कहेंगे? बाबा ने कहा है अपना समय देखते हुए, परिस्थिति देखते हुए अपने शरीर को चलाना सीखो। बाबा बराबर अपनी समय परिस्थितियां सब कुछ देखते हुए सब कुछ करना है। अगर किसी को कुछ डायरिया ही चल रहा है, 50-50 बार डायरिया हो रहा है, और उसके सामने ब्रह्मा भोजन कहो, उसको कहो तुम ब्रह्मा भोजन की अपमान करते हो, महिमा नहीं जानते इसकी। नहीं, ब्रह्मा भोजन क्या है? ब्रह्मा भोजन उस दिन भी कहा था, रियल डेफिनेशन है ब्रह्मा भोजन की, जो भोजन
साकार ब्रह्मा नहीं, वर्तमान समय ब्रह्मा भोजन की परिभाषा है संपूर्ण अव्यक्त ब्रह्मा जो भोजन खाता है उसे कहा जाता है ब्रह्मा भोजन। वो क्या खाता है? लाइट। ब्रह्मा फरिश्ता है और फरिश्तों का भोजन क्या है? लाइट, लेवल 4, कैटेगरी 4 ब्रदरियन, वो है ब्रह्मा भोजन। और दूसरी बात, ब्रह्मा भोजन वो हर चीज है जो आप भावना है जिसमें, नहीं तो खाली मैकेनिकल सब कुछ कर रहे हैं उसको ब्रह्मा भोजन नहीं कहेंगे। बस खा रहे और उसकी कोई लिमिट ही नहीं है तो बाबा क्या कहेंगे? खाओ। ऐसा नहीं है। तो आप डिसाइड करो, उसमें 10 चीजें हैं, उसमें से 3 चीजें तो कुछ ले सकते हो, और सारा ही लेना जरूरी थोड़ी ना, सभी लेना चाहिए, नहीं तो बाबा आपको बुरा लगेगा। ये भी लो, वो भी लो, वो भी लो, वो भी लो, वो भी लो, और फिर बीमार पड़ो। हाँ, भक्ति में वैसा करते, वो सब नहीं करना है इधर। कड़ी पकौड़े पापड़ पेड़े पूड़ी सब एक साथ। ये इसी भाई का अनुभव है साथ में। अगर माना इसने ये प्राणी की भट्टी पर चला, और इसका एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। जब से भट्टी शुरू की है तब से एक आज ऐसा फील होने लगा है कि जीवन परिवर्तन जरूर हो जाएगा। एक ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ, ऐसा उमंग उत्साह हृदय में प्राण भरने लगे। मंजिल लग रही है कि अब आई की आई। ज्ञान योग में पूरा जोर लगाने के बाद भी अंदर छिपे बैठे विकार टस से मस्त नहीं हो रहे थे। दिल शिकस्त सा लगने लगा था। कभी कभी तो सोचते थे कि सब कुछ भी जो भी दुनिया का छोड़ा, क्या इसलिए? लेकिन अभी उम्मीद जगी है, फिर से नई क्रांति जगी है, फिर से सवेरा नजर आने लगा है। हमने अभी तक वैसे शारीरिक तौर पर भोजन में कोई खास बदलाव नहीं किया है, केवल एक टाइम का भोजन का त्याग किया है। रात्रि वाला, लेकिन रात्रि को भोजन नहीं खाते। लेकिन जैसे जैसे ये भट्टी नेक्स्ट लेवल पर जा रही है, मैं भी मानसिक पृष्ठभूमि बनाता जा रहा हूँ। पहले मानसिक रूप से तैयार हो रहा हूँ, मन को एजुकेट करता हूँ कि जो भी सॉलिड वगैरह खाने है, मन का हे मन खा लो, मन को बोलते हैं हे मन खा लो। भट्टी जब तक भट्टी चल रही है तब तक, उसके बाद धीरे धीरे सब बंद हो जाएगा तेरा। (1932) की डायरी प्रवेश करेगी इनमें। हे मन तू तैयार हो जा। और भाई जी हुआ क्या? पहले तो मन एकदम डर गया और दौड़ पड़ा, ये भी खाऊं, वो भी खाऊं। मैंने उसको खाने को दिया कि ले खा। अब धीरे धीरे मन को भी समझ आने लगा है कि ये सॉलिड भोजन खाने से गुप्त रूप से अंदर बैठे विकार रूपी भूतों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। मन भी समझ गया है, किचन वगैरह रेडी कर लिया है, जूसर मिक्सर सब ले लिया, बस सब मैदान में उतरने के लिए रेडी हूं। दिल से शुक्रिया। तो ये है कि मन को भी उन्होंने बना लिया। आखिर छोटा सा भी परिवर्तन किया जाए तो कितना टाइम बच जाएगा। जो नाश्ता केवल परिवर्तन कर दो, जूस लिक्विड बना दो, तो इतना जो टाइम जाता है नाश्ता बनाने में वो बच जाएगा। जो प्रिपरेशन का टाइम जाता है, बर्तन धोना, प्लेटफॉर्म साफ करते रहना, सुबह से लोग उसमें लगे रहते, तो उतना एक सुबह का या रात का या दोपहर का भी परिवर्तन कर दिया। एक 3 टाइम में से सबसे पहले तीनों सॉलिड लेते हैं तो पहले एक को लिक्विड बना दो, 2 को सॉलिड रखो। तुरंत कुछ नहीं करना है, मन से ज्यादा पंगा नहीं लेना है, धीरे धीरे उसको समझते हुए समझाते हुए, फिर ये हो गया, इस पर ग्रिप आ गई। 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसा ही चलने दो, चाहे दुनिया कुछ भी कहते रहे, भट्टी में जो भी हो रहा है होने दो, अपना यही चालू रखना। फिर धीरे धीरे 2 करना लिक्विड्स, 1 सॉलिड रखना, क्योंकि मन को तृप्ति चाहिए। मन ने बचपन से सॉलिड ही खाया है, जन्मों से सॉलिड खाया है, कुक्ड खाया है, उसको वैरायटी पसंद है, उसके साथ ज्यादा अत्याचार नहीं करना है। फिर धीरे धीरे चेंज करना है। सब क्रियाएं कैसी हो,
शॉर्ट स्मॉल। कल कहा ना बाबा ने, जो सहज है वही निरंतर है। जो पहले से ही मुश्किल डाल के रे तुमको 6 बजे के बाद नहीं खाना है, तुमको लिक्विड खाना है, तुमको रॉ ही खाना है, बाप रे टेंशन। 3 दिन किया खलास, बाय बाय, हो गया। आज इतना ही पूरा करते हैं। आज मन को समझा दिया है। ओम शांति। अभी नहीं तो कभी नहीं, हर क्षण की दरकार है। छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान हो, नहीं नन्ही सी हो आशा, नवयुग के अरमान तुम। ओम शांति। तन तो फानी है लेकिन हस्ती अमृत की खान। साधना में पी ले इसके प्याले, साधन जो ब्रह्म ज्ञान। नहीं नन्ही सी हो आशा, नवयुग के अरमान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। तूफान भर, तूफान भर, तूफान भर, तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर। हर क्षण की दरकार है। छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है। नहीं बहाने कोई उलाहने, पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। अभी नहीं तो कभी नहीं, हर क्षण की दरकार है। छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है। नहीं बहाने कोई उड़ाने, पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। एक उफान भर, एक उफान भर,